ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास जो है रिवाइज्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसके सेक्शन ए को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ द सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब देखिए बेटे, यहाँ पर हमसे ही पूछा जा रहा है कि हमारे पास एटम्स किसके सेम होंगे। ठीक है, और यानी कि किस सैंपल के सेम होंगे 20 ग्राम कैल्शियम के साथ। अच्छा, अब फौरन से बच्चे के जहन में एक बात ये आती है कि भाई अब तो हमें सबके एटम्स कैलकुलेट करने होंगे। पहले 20 ग्राम कैल्शियम के एटम कैलकुलेट करो और बाकी सारे ऑप्शंस के एटम्स कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर जो है बेसिकली सिर्फ मोल्स मालूम करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज रिकॉल करते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी। वो क्या है बच्चों? देखिए, जब किसी भी सैंपल्स के या गिवन अमाउंट के मोल सेम होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी सेम होता है एसटीपी के ऊपर, और उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी सेम होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, गौर से फिर सुनिए मेरी बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास सेम मोल्स होंगे, whenever we have same moles, right? So we have same atoms or the molecules and same volume, राइट? इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि बेटे मैंने आपको यूं भी याद करवाया है कि जिसके मोल ज्यादा, उसके एटम्स ज्यादा, उसका वॉल्यूम ज्यादा। ठीक है, इस बात को हम यूं भी जान सकते हैं बेटे कि जिसके मोल कम, उसके एटम्स कम, उसका वॉल्यूम कम। लेकिन यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है तो हमने सेम का वर्ड यूज किया है। तो हमें सिंपली सबके मोल्स मालूम करने हैं, और जिसके मोल्स मैच हो जाएंगे 20 ग्राम कैल्शियम के साथ, तो बेटे हम उसका आंसर इजीली दे सकेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास एक एमसीक्यू है। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मोल का अप्लाई करेंगे। तो आप तमाम बच्चों के लिए मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तमाम बच्चे कैलकुलेटर अपने हाथ में उठा लीजिए और जो है उसको जरा गौर से जो मैं कह रहा हूँ उस कैलकुलेशन को परफॉर्म कीजिएगा। द फॉर्मूला विच वी विल यूज इज मास अपॉन मोलर मास। हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, हमारे पास मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अच्छा भाई, कुछ बच्चे जरा जो है वो गलती से लिख दिए उन्होंने, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेशन सब बच्चों की बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग अगर हाथ गलती से लग भी गया तो इस पे कोई लाइन नहीं आएगी, परेशान मत होइएगा मेरे बच्चों। अच्छा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मेरे बेटे। अब दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इन सब के एटॉमिक मैसेज हैं। वो इन सब के एटॉमिक मैसेज हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा भाई, अब देखिए, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, है ना? तो इसके मोल अगर मालूम करने हो तो हम 20 अपॉन 40 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर सल्फर के मालूम करने हो तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो गिवन मास है 16 और डिवाइडेड बाय 32। पोटाशियम के मालूम करने हो तो 19 अपॉन 39। कार्बन के मालूम करने हो तो 20 अपॉन 12, और मैग्नीशियम के मालूम करने हो तो 24 अपॉन 24। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सबके गिवन मासेस को उनके एटॉमिक मासेस से या मोलर मासेस से डिवाइड किया है। बेटा अब आप यहाँ पे अपने कैलकुलेटर, अच्छा आपको उसको ना सॉल्व नहीं करना होता है, यानी आपको अपनी वर्किंग शो नहीं करनी होती है। ठीक है, आप जस्ट पेंसिल से उसी ऑप्शंस के आगे लिखते जाइए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जरा देखिए कि कहाँ पर हमारे पास जो है मोल सेम आ रहे हैं। अगर मैं 20 को 40 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 मोल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 डिवाइडेड बाय 32 कर दूं तो मेरे पास 0.5
मोल आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बी और सी के लिए काम करूं तो आप जानते हैं कि इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 0.5 नहीं आने वाला। सो ये और ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 24 डिवाइड बाय 24 करूंगा तो आंसर 1 मोल आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो 0.5 मोल से जो चीज मैच हो रही है वो हमारे पास कौन सी है? ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर सुन लीजिए बेटे कि इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम मोल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मोल के फॉर्मूलाज कितने होते हैं, मैं एक दफा जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो बेटा ये तीन फॉर्मूलाज जनरली हम यूज करते हैं। एक चौथा फॉर्मूला भी है जो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो आपको नहीं भी पता इट्स ओके। ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब ये एटॉमिक मासेस बहुत कॉमन एलिमेंट्स के हैं, पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। अगर आप बच्चे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो बेटे ये एटॉमिक मासेस आपको ड्यूरिंग द सेशन याद होते ही हैं। एक दो के आपको याद नहीं होंगे तो वो आप याद कर सकते हैं बेटे। तो उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी और पहला एमसीक्यू जो चैप्टर नंबर 1 से था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से है और यहाँ पर दो क्वांटम नंबर्स का जिक्र हो रहा है। क्वांटम नंबर्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो बेटे मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत है। और एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल हमें दिया गया है वो है 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल हमें गिवन है। अच्छा, अब अगर मैं 3D ऑर्बिटल आपके सामने रखूं तो देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर ये जो 3 आपको नजर आ रहा है ये आपका n होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बेटे ये जो आपको d नजर आ रहा है, देखिए हम अब आपको बता चुके हैं कि भाई हमारे पास अगर s होगा तो L की वैल्यू 0 ली जाएगी, अगर P होगा तो L की वैल्यू 1 ली जाती है। इसी तरह अगर D होगा तो L की वैल्यू क्या होती है? 2। और ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। और इसी तरह से जब हम F की बात करते हैं तो बेटे L की वैल्यू हमारे पास 3 ली जाती है। तो तमाम मेरे स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए ये बात कि फॉर S L इज इक्वल टू 0, फॉर P L इज इक्वल टू 1, फॉर D L इज इक्वल टू 2 एंड फॉर F L इज इक्वल टू 3 है। और इनके साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसको जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो अब आप देखिए मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। और ये जो मेरे पास ऑप्शन इस तरह से बन रहा है वो मेरा ऑप्शन क्या है बेटे? इट इज ब्रावो, राइट, बी। ना तो मेरे पास डी है और ना ही मेरे पास ए है और ना ही मेरे पास सी। ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 3D इज जो है वो मेरे पास है n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। ओके, आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो मैं उनके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है, और मुझे इसका जवाब क्लास में चाहिए होगा। बेटे बताइए, व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर 4f? 4f के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए? 4f के लिए क्या वैल्यू होगी? इसका जवाब मुझे क्लास में जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसे सबसे ज्यादा दुआएं मिलेंगी और वो जिंगर भी जीत सकता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अब तक जो दो एमसीक्यूज हमने किए, ये दोनों एमसीक्यूज जो थे ये एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज थे। लेकिन अब जो हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं बेटे, ये हमारे पास एक मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है, राइट। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अभी इसके ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे और हम आपको एक रेफरेंस देंगे जहां से आप इस बात को बआसानी देख सकते हैं। बेटे
अगर कोई आपसे ये पूछे कि वीबीटी क्या होता है, तो मेरे बच्चों, वीबीटी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं आपको सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर 57 पे इनवाइट करूंगा। तमाम बच्चे पेज नंबर 57 पर जाइए, और पेज नंबर 57 पे आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंसेस लिखे हुए। So, my dear students, you can easily see the differences on page number 57. बेटे, यहाँ पर वीबीटी की फुल फॉर्म आपको नजर आ रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। और देखिए, इसी का जो थर्ड कंपैरिजन है, जो थर्ड डिफरेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि वी बी टी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट डिस्क्राइब एनी आइडिया अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जो है कोई आइडिया नहीं हमें बताता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी देखिए, जिस बच्चे ने ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद किए हुए हैं वीबीटी और एमओटी के, तो वो बच्चा इसका आंसर दे सकता है। और अगर याद नहीं किए तो आपको अब पता लग गया, अब आप याद कर सकते हैं इसको। तो आई होप कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए वो हमारे पास एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। Right. So this question belongs to the chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 से ये बिलोंग करता है। अच्छा जी बेटे, अब हम यहां से आगे चलेंगे और यहां से नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके। अच्छा, मैं चाहूंगा कि एहतियातन मेरे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटे। ओके, सो मैं 5 तक गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5। सो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेज ऑल दीज थिंग्स। अगर किसी ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट। पहले मेरा इरादा था कि मैं सारे बच्चों को यहाँ पे इनवाइट कर लूँ, लेकिन नहीं, इस वक्त मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। सेक्शन ए बी सी डी के बच्चों को इनवाइट किया, बाकी बच्चों को मैंने अभी इनवाइट नहीं किया यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों पे पूरी तरह से फोकस कर सकूँ। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। एंड लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वन बॉन्ड एंगल in NH3 molecule reduces from 109.5 to 107 degree because of the following type of the repulsion। ठीक है, किस टाइप ऑफ रिपल्जन की वजह से ऐसा हुआ है? तो बेटे, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करता है। और चैप्टर नंबर 3 का ये एमसीक्यू जो हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर बेटे आपको ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कि एक बात याद रखिएगा कि एक लोन पेयर की वजह से, बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर, ठीक है, हमारे पास जो है जो एंगल रिडक्शन होती है वो 2.5 डिग्री की होती है। ठीक है, ठीक है? एक लोन पेयर की वजह से जो एंगल रिडक्शन होती है वो 4.5 डिग्री की होती है। ठीक है, इस बात को अपने पास नोट कर लीजिए। अच्छा सर, क्या ये ऐसी कोई चीज हमारी बुक में भी मेंशन हुई हुई है? क्या उसका कोई रेफरेंस हम दे सकते हैं? यस, बिल्कुल है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 58 पर जाइए। ठीक है, और पेज नंबर 58 की लास्ट लाइन देखिए। पेज नंबर 58 की लास्ट लाइन सारे बच्चे जरा गौर से देखिए।
एक लोन पेयर की वजह से हमारे पास जो एंगल रिडक्शन होती है वो कितनी हो जाती है 2.5 डिग्री। और इस एमसीक्यू का आंसर हमारे पास कहाँ मौजूद है, पेज नंबर 59 की लास्ट लाइन में मौजूद है। आई एम सॉरी 58। तो वहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सिंस द रिपल्जन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर इफेक्टिव देन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन, राइट, a slight distortion in the tetrahedral shape occur by narrowing the angle at one side from 109.5 degree to 107 degree. It makes the shape pyramidal. तो 109.5 से 107.5 हो रहा है। और ये किस रिपल्जन की वजह से हो रहा है बेटे, हमारे पास लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से हो रहा है। और वो लोन पेयर की रिपल्जन किसके साथ हो रही है, बॉन्ड पेयर के साथ हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अगेन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, ब्रावो। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ और जो आपको मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें अपने पास इसी जगह पर, और वो ये है कि ड्यू टू वन लोन पेयर द एंगल रिड्यूसेस अप टू 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री की रिडक्शन हो जाती है एक लोन पेयर की वजह से। बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर द एंगल 2.5 डिग्री एंगल रिड्यूस हो जाता है। आई होप कि ये बात मेरी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उन्होंने पेज नंबर भी अपने पास मार्क कर लिया होगा। अच्छा भाई, अब देखिए हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है जिसको हम करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इट्स 5। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन बेस्ड है या ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है गैस इज मोर आइडियल एज, सो यू नो दैट कि जब भी गैसेस की बात हो रही है तो हम कौन से चैप्टर में पहुंच जाते हैं, राइट, हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर, यस, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। सो वी मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास जो बुक की सीक्वेंस है उसके हिसाब से। ठीक है, और जो है बुक की सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 4 में गैस इज मोर आइडियल। गैस कब आइडियल होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत आसान से ट्रिक सुन लीजिए और बहुत आसान सी बात याद रख लीजिए। ठीक है बेटे, कि गैस उस वक्त आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है कि जब वो हाई टेम्परेचर पर हो और लो प्रेशर पे हो। यानी प्रेशर कम होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए, जब भी आइडियल गैस की बात हो आपसे तो आपने सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को मार्क करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में से देखें कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर मौजूद है। मेरे स्टूडेंट्स जरा जल्दी से इस बात को ऑब्जर्व कर लीजिए। ऑलराइट, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर दो जगहों पर है। एक है बेटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा डी, यानी ए और डी दोनों में हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर है। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे लोएस्ट प्रेशर कहाँ पर है। देखो ये एटीएम के साथ ऑप्शन डी में 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, बदतमीजी है बेटे। ठीक है, अच्छा, अब 200 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर कहाँ पर है, तो लो प्रेशर ऑप्शन ए में मौजूद है। तो लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आइए मैं एक दफा फिर जल्दी से कह दूं कि मैंने क्या बात आपको समझाने की कोशिश की है। बेटे मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि कभी भी गैस आइडियल बिहेवियर को लेकर सवाल उठे तो आप एक बात याद रखेंगे कि गैस का आइडियल बिहेवियर के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, और हाई टेम्प वो ये है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है, और जब हाईएस्ट टेम्परेचर के ऑप्शंस को आपने टिक कर लिया तो फिर आप लोएस्ट प्रेशर देखोगे कि लोएस्ट प्रेशर कहाँ पर है। हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर का जहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटे इस तरह का एक एमसीक्यू हमने अपनी क्लास के दौरान भी किया। मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज नंबर 101 देखिए अपनी टेक्स्ट बुक का, और उसका एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, क्या वो बिल्कुल इसी तरह का नहीं है। पेज नंबर 101 और पेज नंबर 101 का क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3।
ऑलराइट, आई होप कि मेरे बच्चे देख चुके होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। अब वो मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब वो भी यहाँ पर दोबारा से यही बात कर रहा है कि वॉल्यूम कब ज्यादा होगा। तो वैसे तो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इसका आंसर बिल्कुल इन ऑप्शन से सिमिलर है। इस एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर भी आपको यही बताना है कि आपका जो आंसर होगा उसमें हाईएस्ट प्रेशर, आई एम सॉरी, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर जो है वो कहां पर है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मार्क कीजिए हाईएस्ट प्रेशर, हाईएस्ट टेम्परेचर। सी और डी दोनों में आप देख सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर मौजूद है। और इसी तरह से लोएस्ट प्रेशर कहां पर है, वो ऑप्शन सी में है। सो जहां भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है बेटे, हाई टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर का, वहीं पर गैसेस का बिहेवियर आइडियल होगा और वहीं पे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जुमले को लाजमी लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, अभी फौरन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ जो है, जो मैं मार्क करवाता जा रहा हूं उसको देखते जाइए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका जो है ये चीज हल होती जाएगी। इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, परेशान मत होइए।